नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका होस्ट अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। बात हम कर रहे हैं विकसित भारत 2047 की और हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत विकसित 2047 तक कैसे बनेगा। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, तरुण कपूर साहब हमारे साथ हैं, जो 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं। उनका एक लंबा अनुभव रहा है। उनसे थोड़ा सा हम जानेंगे कि किस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है और आगे सरकार की क्या योजनाएं हैं देश को विकसित बनाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लेकर सरकार चल रही है। अभी तक हम लोगों ने क्या कार्य, सरकार ने ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो उस दिशा में लक्ष्य को हासिल करने में हमारे को आसानी रहेगी? विकसित भारत का अर्थ ये है कि जो हमारी इनकम है, एक आम व्यक्ति की इनकम है, वो विकसित देशों के तरह हो, जो लगभग आज मान लो 17-18 हजार डॉलर या इस टाइप की बात करते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, नेशनल हाईवेज जैसे आप देख ही रहे हैं, रेलवेज इत्यादि, पावर पोजीशन, वो सब भी ऐसी हो जैसी डेवलप्ड कंट्रीज की है। एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है। और जो हेल्थ है, एजुकेशन है, यानी कि सोशल जो सेक्टर है, उसमें भी सुविधाएं इतनी हो कि प्रत्येक नागरिक को वो सुविधाएं मिल पाए और एक अच्छे स्टैंडर्ड की मिल पाए। तो अब वो कैसे अचीव करना है? वो अचीव करने के लिए भारत को अपनी जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो जीडीपी की ग्रोथ होती है, वो एक लेवल पे मेंटेन करनी होगी कई वर्षों तक, ताकि जो हमारी जीडीपी है वो ग्रो करे, लोगों की आय बढ़े, रोजगार के साधन प्राप्त हों, और साथ में फिर आगे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है जी। और जो हमारे नेशनल हाईवेज आप जाके देखिए, या आप अभी जो रेलवे का भी हो रहा है, तो वो एक अलग स्टैंडर्ड का है। अब हाई स्पीड रेल आएगी, तो हाई स्पीड रेल अभी 7 रूट्स, यानी कि 14 शहर कनेक्ट होंगे जी, बड़े शहर, उसके बीच में कई छोटे शहर भी और होंगे, और उसके आगे जाके और भी हम एक्सपैंड करेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी हुआ। उसके बाद पावर पोजीशन, आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में, 8-10 वर्षों में इतना काम हुआ है कि अब कोई पावर कट वाली स्थिति नहीं रही। गांव बिल्कुल ठीक बिजली पहुंच गई। अब हॉस्पिटल्स, एक अच्छे स्टैंडर्ड के कुछ हॉस्पिटल्स भी बने, तो वो आगे और बढ़ता जाएगा। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं कि हम अब अपना एक तो स्टैंडर्ड अच्छा रखें, यानी कि जो भी कार्य करें वो एक अच्छी क्वालिटी का हो और उसकी स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स ऐसे हों जैसे कि एक अच्छे से अच्छे विकसित देश में होते हैं, और वो लास्ट करे। और उसके बाद जो लोगों की इनकम है वो भी बढ़ती जाए। उसमें समय लगेगा क्योंकि हमारी जनसंख्या काफी अधिक है, तो रोजगार के अवसर हमको उपलब्ध कराने हैं। और वो कैसे होगा? यदि लोग शिक्षित होंगे, स्किलिंग पे प्रधानमंत्री जी बहुत, कौशल विकास की जो हम बात करते हैं जी। हाँ जी, ताकि जो भी ऐसे पढ़ाई करे और उसके आगे वो कोई उसको नौकरी ना मिले या वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ना कर पाए, उसका फायदा नहीं है। फिर ये है कि जो दुनिया में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें जॉब्स क्रिएट होंगी काफी अधिक, और लोग बोलते हैं जॉब लॉसेस होंगी, लेकिन जॉब्स क्रिएट भी होंगी बहुत ज्यादा। कोई बोल रहा है 10 मिलियन जॉब्स तुरंत चाहिए जी, आगे जाके और ज्यादा होंगी, और वो एक अलग प्रकार की है जो इंडिया प्रोवाइड कर सकता है और देश नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ऐसे जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, उसमें भी हम आगे रहें। स्पेस में, जैसे स्पेस की अभी हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोला, तो ऐसे कई चीजें हैं जो कि हम सीधा देश को एक अगले समय में ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी की ये सोच है, और हम इसको फास्ट ट्रैक करें, जल्दी करें, ताकि जो 47 की बात कही। हाँ सर, 22 साल बाकी हैं। आपको लगता है कि हम इसको, जो लक्ष्य को हासिल कर लेंगे सही तरीके से? आपने कहा कि सतत इनकम भी होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, अच्छे स्तर का जीवन स्तर होना चाहिए, तो अगले 22 साल में हम सबको कैटर कर लेंगे? तो प्रधानमंत्री जी की अगर लीडरशिप है तो फिर वो इसीलिए है जी, इसी और बढ़ा रही है।
सरकार का मुख्य फोकस क्या है? जैसे आपने बताया पीएम गति शक्ति मिशन की आपने जिक्र की, आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, इसके अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिस पर खास फोकस हम कर रहे हैं? एआई की आपने बात की है। हम फोकस टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, हम फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, हम फोकस सोशल साइड पे भी कर रहे हैं ताकि आम व्यक्ति को जो सुविधाएं मिलनी है वो मिले। तो जो भी डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट्स होते हैं सभी कवर करते हैं। सर आपने रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, जैसे मिडिल ईस्ट में आजकल क्राइसिस है पेट्रोलियम वगैरह का, आपका पेट्रोलियम में काफी एक्सपर्टीज भी रही है, अनुभव काफी रहा है, तो आप किस तरीके से देखते हैं कैसे हेल्पफुल हो सकता है? और हमने अलग अलग देशों से अब तेल भी खरीदना शुरू किया है, तो थोड़ा सा योजना ब्रीफ में बता दीजिएगा। तो शॉर्ट रन में तो अभी हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा जी, क्योंकि एकदम हम चेंज नहीं कर सकते। खास करके जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें अभी इलेक्ट्रिक बहुत कम है। जो हमारा ग्रिड से कनेक्टेड एरिया है, यानी कि लाइट जो आप घर में यूज करते हैं, एयर कंडीशनर इत्यादि सब मिला लें, तो वो जो टोटल देश की एनर्जी कंजम्पशन है वो सब मिला के केवल 24-25% बनता है। बाकी जो है वो कुछ कोल से है डायरेक्टली, जैसे इंडस्ट्री है, सीमेंट, स्टील इत्यादि अभी भी कोल यूज करती है। ट्रांसपोर्ट जो है वो लगभग समझ लीजिए कि 95% से ऊपर फॉसिल फ्यूल पे है अभी तक जी। अब एक तो ये है कि हम शिफ्ट करें इलेक्ट्रिक में अधिक से अधिक, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट को भी शिफ्ट करना होगा, कुकिंग को शिफ्ट करना होगा, इंडस्ट्री जो जिसको हार्ड टू अबेट कहते हैं, कुछ हार्ड टू अबेट यानी कि जिनके लिए बड़ा मुश्किल है शिफ्ट करना, उनको भी शिफ्ट करना होगा। और दूसरी तरफ ये है कि ऑल्टरनेट और तरीके क्या निकल सकते हैं, तो उसमें ग्रीन हाइड्रोजन है, बायोफ्यूल्स हैं, ऐसे और कई चीजों में विंड रिसर्च एनर्जी हो का रही भी है। आजकल चल रहा है शायद। विंड तो ग्रिड में गई ना, वो तो ग्रिड मैंने में, आपको अच्छा जी इलेक्ट्रिसिटी बोल ही दी। जी तो वो तो जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ कनेक्टेड है वो तो इजी है, जी। उसमें धीरे धीरे हम रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाते जाएंगे। और अभी रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी टर्म्स में जो ग्रिड में जा रही है वो 26% है, लेकिन जो अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी करें तो वो 50% से ऊपर निकल गई है, लेकिन उसको हमको ले जाना है 70-80% पे, तो वो तो इजी है, वो हो जाएगा। परंतु जो ग्रिड से कनेक्ट नहीं होते हैं और अभी पूरे फॉसिल फ्यूल पे हैं, उनको भी ट्रांजिट कराना है, तो ये समय लगेगा इसमें। जी तो शॉर्ट रन में हमें क्या करना है, शॉर्ट रन में हमारे को कुछ, जैसे हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग करी, वो भी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग करी तो उसमें अभी 20% पे आ गए हम, तो उतनी हमारी पेट्रोल की बचत होगी। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि डीजल में भी ब्लेंडिंग शुरू करें, जी, वो प्रारंभ हो जाएगी, बहुत बढ़िया। तो वो भी धीरे धीरे बढ़ी, तो उधर भी अगर हम एक ठीक परसेंटेज पे पहुंच गए, फिर बायोगैस, ऐसे करके ये एक और चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। सर आपने इतना लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, कई सरकारों के साथ आपने काम किया, पिछले 12 साल में क्या बदलाव देखते हैं, कैसा अनुभव रहा इस सरकार के साथ आपका? पिछले 12 साल में अब आप जो नजर आता है सामने, वो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नजर आता है, एयरपोर्ट किस टाइप के हैं। अब दूसरा आपको नजर आता है मैन्युफैक्चरिंग में एक और बदलाव आया। अब आप ये देख लीजिए कि एप्पल फोन कितने बड़े तादाद में हमारे देश में अब बन रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अभी सेमीकंडक्टर में हम जा रहे हैं, तो वो हाई टेक्नोलॉजी चीजें हैं, तो हाई टेक्नोलॉजी जो हम पहले सोचते नहीं थे वो अब इंडिया में आ रही है। और लोगों का जो रहने का स्तर है वो बहुत बदला है। तो यदि आज देखें तो कोई ऐसा नहीं अब बचा पिछले 10 साल में जो भी काम हुआ कि ऐसा नहीं बचा जिसको बेसिक चीजें उपलब्ध ना हो रही, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। हर क्षेत्र में कार्य हुआ है। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या ऐसे कारण रहे कि जो विश्व ने भारत को विश्व गुरु की हम बात करते हैं, फिर भारत का लोहा माना है? तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखता हूं जिसकी वजह से सभी देश के लीडर्स हमारे प्रधानमंत्री जी को आज मान रहे हैं। तो यदि आप देखिए तो भारत को एक स्टेबिलिटी दी है, एक स्टेबल गवर्नमेंट, और वो स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो जो कि निर्णय लेती है, डिसीजंस करती है, और जो ठीक देश के हित में है वो निर्णय करती है, तो वो सारे विश्व को नजर आता है। और यदि कोई भी हाल में अन्य देशों में भी आपदा हुई तो सबसे पहले भारत पहुंचा, वो भी प्रधानमंत्री के निर्देश है कि भारत तुरंत मदद करने जाए। तो कहीं
अर्थक्वेक आया या कुछ भी फ्लड आया तो हम मदद करने गए। फिर एक लीडरशिप दुनिया को देनी होती है, तो जब भी कोई क्राइसिस या प्रॉब्लम आए तो उसमें एक सोल्यूशन देना होता है, सोल्यूशन की बात करनी होती है, वो भी यहाँ से आता है प्रधानमंत्री जी से। और जो लीडर्स हैं उनसे जब चर्चा होती है या कुछ बात होती है तो एक क्लियर विजन उनको नजर आता है। हमने G20 करा, एक बड़े अच्छे स्तर का करा। अभी इस वर्ष में 4 इंटरनेशनल इवेंट्स भारत में हो रहे हैं। एक तो हो गया AI समिट, जी हाँ, और अभी 3 और होने हैं। तो वो जो इंटरनेशनल हम इस समय इवेंट्स कर रहे हैं उसमें आप देख लीजिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बिल्कुल वेल मैनेज्ड, और अटेंडेंस इतनी ज्यादा, तो वो लीडरशिप के कारण ही है। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो इतने बड़े लीडर्स कहाँ भारत में आएंगे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी एक विश्व नेता के तौर पर उभर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कार्यक्रम में हमने बात की श्री तरुण कपूर साहब से, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी खुद वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर आगे चलते हैं, और इसीलिए उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है, पूरे विश्व के नेता किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं। और 2047 तक जो विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है वो जरूर हासिल होगा, ऐसा तरुण कपूर साहब का कहना है, और हमें भी उम्मीद है। बहरहाल कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।